डिस्कस करेंगे कि काफ़ी डिटेल में कि आप जावा के प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करेंगे, किस तरीके से रन करेंगे, उसके पीछे की सभी कहानी के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप जावा रन करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। बट जेडीके इंस्टॉल होना तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जेडीके के बिना आप जावा को रन नहीं कर सकते। तो जेडीके तो आपके पास कंपलसरी तौर पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जेडीके कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और क्या क्या सॉफ्टवेयर लगता है, तो दो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है। एक जेडीके, और बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, लेकिन डेफिनेटली इक्लिप्स भी आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं जिसके हेल्प से आप जावा के प्रोग्राम को आप वहाँ पे लिख के आप उसको कंपाइल करके रन कर सकते हैं। बट एज ए बिगनर्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और बेसिक कंसेप्ट्स को अगर समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली इक्लिप्स आप यूज ना करें। क्योंकि अगर आपने इक्लिप्स अगर यूज किया है तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि जब भी आप वहाँ पे कोडिंग करते हैं तो एक तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक आता है। रन करने के लिए जस्ट एक बटन है, जस्ट उस पर क्लिक कर देंगे और आपको आउटपुट मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे वहाँ पे रन होता है, यानी कंपाइलेशन का क्या प्रोसेस है, कंपाइलेशन मतलब होता क्या है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, जो कि ये सब चीज़ें आप क्लिप्स में आप नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्टली वहाँ पे जस्ट एक बटन है, क्लिक किया और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा एडिटर यूज करें जिसके हेल्प से आप कोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको कंपाइल और रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प लगे। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है। जस्ट सर्च बार में आप CMD टाइप करेंगे, एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा और उसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पहले चीज़ों को समझना आप देखें, उसके बाद फिर आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो ये दो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज ए बिगनर्स आपको कंपलसरी तौर पे आपको यूज करना जरूरी है। और जेडीके डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। तो मैं थोड़ा सा आपको जेडीके के बारे में पहले एक्सप्लेन करूं कि जेडीके होता क्या है और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है, क्योंकि कभी कभी आपको इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इसका जो जस्ट फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है क्या, सभी लोग जानते होंगे कि जावा डेवलपमेंट किट इसको कहते हैं। ठीक है। और ये जो जावा डेवलपमेंट किट जो है, ये आप जब इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसके हेल्प से जावा के प्रोग्राम को आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, यानी आप कंपाइल करके आप कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हैं, तो कंपलसरी तौर पे आपके सिस्टम में जेडीके होना चाहिए। मतलब एज ए प्रोग्रामर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में कंपलसरी तौर पे जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। और यानी आप सिंपली आप ये बोल सकते हो क्या कि इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो, आप डेवलप एंड रन कर सकते हो, रन द जावा एप्लीकेशन। यानी जावा एप्लीकेशंस को आप डेवलप भी कर सकते हो और आप रन भी कर सकते हो। आप कब, जब आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल्ड है तो, यानी जेडीके का फंक्शनलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली आप बता सकते हो कि इफ यू वांट टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर in Java and you want to execute that particular application, then you must need to install JDK in your system। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि जेडीके के अंदर में और क्या दूसरे और भी कंपोनेंट्स होते हैं क्या, तो उसको भी आप यहाँ पे समझिए। देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आप समझिए कि ये जो है, आप समझिए कि ये जो है ये जेडीके है। ठीक है, ये क्या है, जेडीके है, जावा डेवलपमेंट किट है। इस जेडीके के अंदर में जो एक पार्ट आता है वहां पे आ जाता है क्या कि JRE आता है इसके अंदर में। तो मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर कर देता हूं उसका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेडीके के अंदर में क्या आ गया, JRE आ गया। इसी के अंदर में स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जेडीके उसके अंदर में JRE है और इस JRE के अंदर में जो है होता है JVM होता है। ठीक है, ये तीन टर्म आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में क्या क्या सॉफ्टवेयर और भी चीजें और भी कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है जो कि मतलब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको बताना होगा कि जेडीके जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय, क्योंकि जेडीके के अंदर में ही जेआरई है और जेआरई के अंदर में जेवीएम है, तो ये ऑटोमेटिक सी सारा चीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या कि तीनों का क्या अलग अलग कुछ रूल है, मतलब क्या रोल है, उस चीज को समझिए। जेडीके के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप जावा
को आप डेवलप करना चाहते हैं, यानी कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं जावा में, प्लस आप उसको रन भी करके चेकआउट करना चाहते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कंपलसरी तौर पे आपके पास जेडीके होना ही चाहिए। और जेडीके है तो ये इसका मतलब ये सारा चीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। फिर आपसे पूछा जाता है कि तो जेआरई का क्या रोल है ना? तो जेडीके का मतलब समझ में आ गया होगा कि एग्जीक्यूशन, यानी डेवलप करना और एग्जीक्यूट करना, दोनों ही चीजें करना हो, यानी डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये पार्ट हो गया कि जावा का ये रोल हो गया। नेक्स्ट जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अलग अलग चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हो कि जेडीके नहीं इंस्टॉल करके आप सिर्फ जेआरई भी इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो आप अगर जस्ट गूगल पे जाएंगे जेआरई डाउनलोड कराएं और उसको आप इंस्टॉल आप कर सकते हैं। बट जेआरई अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो सिर्फ जावा के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशंस जो होगा सिर्फ उसी को आप रन करके देख सकते हैं, न कि आप न्यू एप्लीकेशंस जावा में आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, यानी जेआरई जो है ओनली यूज्ड टू एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पे ओनली फॉर एग्जीक्यूशन, ओनली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा एप्स। आई होप कि चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो आपसे कभी कभी ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई, तो आपको बताना है कि जेआरई इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ जेडीके, बट इफ यू इंस्टॉल ओनली जेआरई, देन आप सिर्फ जावा के एप्लीकेशंस को आप एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो, आप न्यू एप्लीकेशंस जावा में आप डेवलप नहीं कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में सिर्फ जेआरई है तो। ठीक है, तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट, जो पार्ट है सबसे अंदर जो होता है, वो होता है जेवीएम, जिसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, और इसके बारे में अभी बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल रोल क्या है, और इसी की वजह से आप किसी भी जावा प्रोग्राम को आप प्रॉपर तरीके से आप रन कर पाते हो। और वहाँ पे एक बाइट कोड का कंसेप्ट आता है कि बाइट कोड को वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, वो सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना मैं समझाने की कोशिश किया कि आप जब भी जेडीके जब इंस्टॉल आप करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जेडीके के अंदर जेआरई होता है, जेआरई के अंदर में जेवीएम होता है। जेडीके का मतलब यह है कि अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप न्यू एप्लीकेशन, यानी जावा का न्यू एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, प्लस उसको आप रन करके भी देख सकते हैं। दूसरा, जेआरई का मतलब कि अगर आपने सिर्फ जेडीके इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ जेआरई को सेपरेटली आपने इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो आप सिर्फ और सिर्फ जावा के से बना हुआ जो एप्लीकेशंस होगा या जो सॉफ्टवेयर्स होंगे सिर्फ उसी को आप रन करके देख सकते हैं, आप न्यू एप्लीकेशंस डेवलप नहीं कर सकते हैं। जेवीएम का काम क्या है? जेवीएम का काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन आप जो जावा एप्लीकेशंस को बनाते हैं उसको रन करने के लिए इसका यूज किया जाता है जावा वर्चुअल मशीन का, और ये बाइट कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। अभी बाइट कोड क्या है, बाइनरी क्या है, थोड़ी देर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कहाँ से करें। आप में से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने लास्ट सेशन में बताया था, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपके लिए जस्ट डाउनलोड करके तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया था और आप लोगों को लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पे गूगल पे, आई होप कि सभी लोगों को गूगल पेज दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको सिंपली जेडीके डाउनलोड, गूगल पे जाएं और सर्च में आप लिख दें जेडीके डाउनलोड, सिर्फ इतना आपको लिखना है, जेडीके डाउनलोड। अगर आप लिख देते हैं उसके बाद आप बहुत ही आराम से इस चीज को आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट लिंक है जैसे इस लिंक को आप ओपन करेंगे, जैसे इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जावा 19 और जावा 17 अभी अवेलेबल है, और जावा 19 सबसे अपडेटेड है आज के डेट में। और जावा 19 यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको जावा 17 आपको डाउनलोड करना है या आपको 19 इंस्टॉल करना है। तो मैं 19 की अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है कि लिनक्स आपको आप यूज करते हो या मैक यूज करते हो या आप विंडोज यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे जो है विंडोज यूज करता हूँ, तो मैं विंडोज पे चला जाऊंगा, और ये जो लिंक आप देख रहे हो X64 इंस्टॉलर,
यहाँ पे आपको आना है और इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और चंद सेकंड में ये डाउनलोड होकर रेडी हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, जस्ट डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा कि आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको ओपन करना होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं, आप अपने जो भी विंडोज आप यूज करते हैं, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अपडेटेड ही यूज किया करें। आप में से कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं विंडोज 7 भी है यूज कर रहे हैं, बट विंडोज 7 में भी काम करता है, बट अपडेटेड हमेशा अपग्रेड रहें, ज्यादा बेहतर होगा। आप विंडोज 10 यूज करें और यहाँ पे आप जस्ट CMD टाइप करेंगे, सर्च बार में CMD टाइप करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर ब्लैक स्क्रीन पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी आपको मैंने नहीं बताया, लास्ट सेशन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। तो जस्ट अभी जो फाइल यहाँ पे आप जो नीचे आप देख पा रहे हो जो कि डाउनलोड हो चुका है, इसी को जस्ट डबल क्लिक करना है और ओके करके नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे आप चेकआउट आप कीजिएगा। कैसे, जावा सी आपको लिखना है, जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर, और यहाँ पे हाइफन देते हुए आपको लिखना है क्या, वर्जन आप लिखेंगे और जस्ट एंटर प्रेस कर दें। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जावा का कंपाइलर कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे सिस्टम में मैंने 19.0.1 वर्जन ऑफ जावा कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है मेरे सिस्टम में, राइट। तो ये कंपलसरी तौर पे इसको चेकआउट आप जरूर कर लें। तो ये अगर इंस्टॉल्ड है, बस हो गया, बस काम खत्म। अब आप जावा की कोडिंग को आप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और लेकिन कोडिंग कहाँ पे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ एडिटर्स चाहिए, और वो एडिटर्स हम यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आपको यूज कर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड आप गूगल पे जस्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर लें, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे एक और आपको लिंक आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड ये हो चुका है। और इसको भी जस्ट डबल क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करें, इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मतलब कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप IT के स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं, तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत ईजी प्रोसेस है। तो आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो 2 सॉफ्टवेयर कंपलसरी तौर पे आपके पास होना जरूरी है, उसके बाद ही इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों ही चीज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो हम लोग कोडिंग करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास में आ जाता है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, जो कि इंस्टॉल मैंने किया हुआ है। और कुछ इस तरीके से विंडो आप यहाँ पे इसका इंटरफेस आप देख पाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है New 1, और यहाँ से आपको कोडिंग करना है और बेहतर तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से कोडिंग हम करेंगे उस पर हम डिस्कस हम करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्लास है सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है कि जब भी आप जावा की कोडिंग कर रहे हैं तो कंपलसरी तौर पे क्लास आपको लिखना है, और सभी स्मॉल में लिखना है, क्योंकि जावा एक कंप्लीटली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जिस तरीके से सिंटैक्स दिया जाएगा उसी तरीके से आपको कोडिंग करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्लास में सभी स्मॉल में लिखना है। क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। मैंने क्लास का नाम दे दिया मैक, आप जो भी मर्जी आप क्लास का नाम ABCD XYZ कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। क्लास का नाम देते टाइम भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी क्लास का नाम दें फर्स्ट लेटर कैपिटल में आपको रखना चाहिए। बट ये उतना कंपलसरी नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख के कर सकते हैं, बट रूल बताया गया है, जावा जावा वालों ने बताया है कि आप जब भी क्लास की बात करें तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखें। तो उसी को प्लीज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास का नाम हमने मैक दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आपको करना है, मतलब क्या कि आपको जो भी कोडिंग करना है आपको इसी के अंदर में कोडिंग करना है, राइट। यहां तक क्लियर होगा। क्लास, क्लास का नाम, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर में एक होता है क्या, यहाँ पे कंपलसरी तौर पे एक होता है लिखना होता है आपको, जिसको कहते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हम कहते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो एरे साइन को इंडिकेट करता है, बट इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्लीज बैठिएगा। अब देखिए आप, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो कि हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये मैं शॉर्ट में अगर मैं इसको बताऊं कि एक दूसरी बात, एक चीज और, कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम मुझे 1 आवर का वक्त चाहिए, तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट आज हमारा टॉपिक कुछ और है, पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे तो ही आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पहले आपको ये समझ में आ जाए कि आप जावा प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उसके अंदर में क्या सब चीज़ें होता है, पहले वो सब चीज़ों को समझ लेंगे। तो फिर हम इसके बारे में एक एक कीवर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फिलहाल ये जो आप हमने यहाँ पे आपके सामने जो लिखा है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ये सभी स्मॉल में लिखा हुआ है, बस स्ट्रिंग का S कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने पब्लिक का P कैपिटल कर लिया या कुछ इस तरीके से करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इनबिल्ट है। कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एज फॉर नाउ आप एज इट इज इसको आप लिखें एज ए बिगनर्स, उसके बाद फिर इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को आप कर सकते हैं। और इसे हम कहते क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके देता हूँ। और मैंने बोल दिया कि ये हमारा मेन मेथड होता है। मेन मेथड का मतलब ये होता है कि कंपलसरी तौर पे आपको जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपलसरी तौर पे आपको मेन मेथड आपको चाहिए। इसके बिना जो है ये काम नहीं करेगा, तो प्लीज आप इसको जरूर आप मेंशन करें। लेकिन क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, इसके बारे में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि ये कंपलसरी तौर पे आपको लिखना होगा, ये सिंटैक्स का पार्ट है। यू हैव टू मेंशन इन योर ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम। अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब जो भी कोडिंग करना है, यहाँ पे फिर से मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है, और यहीं पे आपको जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है, यहाँ पे आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना होता है, जब भी हम जावा में कुछ प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है क्या, एक जो आपको यूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, सिस्टम। ध्यान देना है कि सिस्टम में S कैपिटल होगा, आउट में सब स्मॉल में होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। और जस्ट ब्रैकेट आपको देना है, और लास्ट में सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन का मतलब होता है क्या, कि कंप्लीशन ऑफ लाइन, कि आप इंडिकेट करते हो कि यस दिस लाइन हैज बीन कंप्लीटेड। और जिस तरीके से आप इंग्लिश लिखते हैं फुल स्टॉप के आप लिखते हो ना, फुल स्टॉप देने का मतलब क्या, कि वो पर्टिकुलर लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन से लाइन कंप्लीट, कंप्लीशन का हम इंडिकेशन हम देते हैं कंपाइलर को। तो फिर आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं सेमी कॉलन दे दिया, है ना। या अगर आप बात करें कि यहाँ पे जो हमने लिखा था, जिसको मैंने मेन मेथड कहा था, है ना, यहाँ पे भी लास्ट में हमने क्यों नहीं सेमी कॉलन दे दिया। क्योंकि अगर जो भी न्यू बिगिनर्स रहते हैं ना, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको इस चीज का प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं अभी गारंटी के साथ आपको बताता हूँ, जो भी चीजें ट्रिक जो बताऊंगा, आप फिर ये कभी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप में से कुछ लोग हैं ऐसे ऐसे जिनको कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि यस, आप मुझे ये बताना चाहिए कि सेमीकोलन कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर आप एज ए बिगिनर्स हो, एज ए नया सीखने जा रहे हो, तो आप हमेशा कंफ्यूजन होता है। इस चीज को मैं बहुत ही आराम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे अगर आप इंग्लिश में ही कोई चीजों को आप लिखते हैं, है ना, मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे करके आपको रखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई भी टर्म, मान लो कि जावा आप लिखते हो और इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे डॉट आप लिखते हो क्या, फुल स्टॉप डालते हो क्या, नहीं ना, नहीं डालते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। जावा लिखा, उसके बाद फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करना होता है, तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देना है, तो इसके नीचे कुछ इस तरीके से आके हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि जावा इज एन, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। इस तरीके से लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं, तो ये लाइन को कंप्लीट करता है ना, फुल स्टॉप लाइन को कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फुल स्टॉप नहीं होके क्या होगा, सेमी कॉलन होगा। बस इस चीज को आपको समझना है। लेकिन एक और चीज आपको समझिए कि यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको बताया, कि जब भी आप कोडिंग आप कर रहे हो, और क्लास के बाद, क्योंकि आपको जो भी कोडिंग करना होता है इनसाइड क्लास यू हैव टू राइट द कोड। तो क्लास जैसे स्टार्ट होगा, तो आपको वहां पे आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है और लास्ट में क्लोज करना है। तो जब भी करली ब्रैकेट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी लाइन नंबर 2 में अगर करली ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर रहे हो, इसका मतलब क्या, कि लाइन नंबर 1 में कभी भी सेमी कोलन नहीं होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो कंपाइलर क्या समझेगा, कि अगर आपने यहाँ पे सेमी कोलन दे दिया, तो कंपाइलर क्या करता है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है जावा में, हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट वो कर चीजों को करता है। तो अगर आपने सेमी कोलन यहीं पे अगर आप दे देते हो, तो
कंपाइलर को लगेगा कि लाइन खत्म हो गया, कहानी खत्म, अब आगे हमें जाना नहीं है, मतलब वो इसके अंदर वो नहीं एंटर करेगा और वहीं पे वो टर्मिनेट कर देगा, वो सिर्फ इसी को वो चीजों को समझेगा, रीड करेगा और वो नीचे नहीं आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा। यानी ये सेमीकोलन लगाने का मतलब कि दरवाजा बंद हो चुका है कंपाइलर के लिए। समझ में आ रहा होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कंपाइलर को बता रहा हूँ कि इसके अंदर तुम जाओ और चीजों को देखो समझो और उसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट दे दो। तो इसलिए हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से मैं कंपाइलर को अलाउ कर रहा हूँ कि तुम अंदर जाओ और फिर इसको देखो आप। और फिर यहाँ पे भी हम सेमीकोलन नहीं देंगे, क्योंकि इस ये मेथड के अंदर में कुछ चीज लिखा गया है। यहाँ पे भी आप देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब जिस लाइन में आपने कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट किया है उसके जस्ट ऊपर वाले में कभी भी हम सेमीकोलन नहीं लिखेंगे। राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्यों लिख दिया सेमीकोलन, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्लोज है, बस खत्म, कहानी यहीं पे खत्म हो चुकी है, हम यहाँ पे सेमीकोलन देके हम क्लोज कर देंगे, यानी कंपाइलर को समझ में आ जाएगा ओके ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, यानी कर्ली ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तो उसके ऊपर वाली लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं होगा। और यहाँ पे सेमीकोलन क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे कहीं पे भी ओपन नहीं है, आप देख सकते हो ये क्लोजिंग है इसीलिए। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है, आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा है, और इसका मतलब है कि अगर आपको जावा के हेल्प से आप कुछ आउटपुट आप प्रिंट करना चाहते हो आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम ये चीजों को हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है। मैं भी उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के हेल्प से हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, यानी आउटपुट क्या चाहिए आपको वो पर्टिकुलर मैसेज आप इसके अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम में एस कैपिटल हो, इस बात पे ध्यान देना है। और इस ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एवरीवन। ठीक है। ये एक जस्ट एक मैसेज मुझे प्रिंट करना है, और ये पर्टिकुलर मैसेज जो है मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो मुझे ये पर्टिकुलर मैसेज फाइनल यूजर को दिखाना है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब ये सिंपल सा कोड हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसको हम पहले सेव कर लें, कि सेव हम कैसे करेंगे और फिर इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीजें हो गया, क्लास, क्लास का नाम जो भी चाहे दे सकते हो, ये हमारा मेन मेथड हो गया, मेन मेथड कंपलसरी तौर से चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद आपको ये मैसेज प्रिंट करना है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट के अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट कंपलसरी तौर पे देना है, और डबल कोट के अंदर में हम कुछ मैसेज को यहाँ पे प्रिंट में करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि सेव करें, सेव कैसे करेंगे। आप जस्ट फाइल पे भी जाके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट कीज कंट्रोल+S भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया कहाँ पे आपको सेव करना है, आप लोग को लोकेशन पूछेगा, तो मैं मान लो कि डी ड्राइव में आके मैं सेव कर देता हूँ। डी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बना लिया, जिसका नाम दे दिया मैंने वर्कशॉप। ठीक है। वर्कशॉप नाम का फोल्डर बनाया, और यहाँ पे आके मैं सेव करूंगा। और सेव करते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपने क्लास का जो नाम आपने दिया है वही नाम आप यहाँ पे भी यूज आप करें, यानी फाइल के का जो नाम होगा वो आप यही नाम रखें। लेकिन इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना करें कि जो क्लास का नाम हो वही आप रखें, केस सेंसिटिव है इसलिए एम, यहाँ पे मैक में एम कैपिटल है तो यहाँ पे भी उसी तरीके से रखेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैक में एम कैपिटल है तो उसी तरीके से मैंने रखा मैक, और एक्सटेंशन डॉट जावा कंपलसरी तौर पे आपको देना है, इस बात पे भी ध्यान देना है कि एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। और यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम सेव करेंगे ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। और अब ये सेव हो चुका है, यानी अब ये कैसे रन होगा, है ना, ये तो कोडिंग हमने कर लिया, यानी आपने जेडीके डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया, और आपने चेकआउट भी कर लिया कि आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ, वो भी मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको यहाँ पे जो ये ब्लैक स्क्रीन था वहां पे मैंने आपको बताया कि यस जेडीके इंस्टॉल था। फिर मैंने आपको बताया कि आप नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे मैंने कुछ जो है 6-7 लाइन का मैंने कुछ कोड लिख दिया आपको, और मेरा टारगेट है कि ये मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये तो इक्लिप्स है नहीं कि जस्ट रन बटन पे यहाँ पे क्लिक करो और आउटपुट आपको मिल जाएगा। आप बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इस प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये फाइल जो मैंने सेव किया है mac.java, अब आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि मैक डॉट जावा को क्या कहेंगे, आप बोलोगे ये फाइल है, राइट, एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि हम जावा में इसको क्या कहते हैं, राइट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, और बहुत ही बारीकी से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इस तरीके से
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने इस तरीके से चीजों को नहीं समझा होगा जो कि अभी आप समझने वाले हैं। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, बट और भी क्लियरिटी आपको मिलेगा, और जो बिल्कुल नहीं समझते होंगे उनको तो 100% चीजों को समझना आसान होगा। देखिए, मैंने अभी फाइल जो बनाया जिसका नाम क्या रखा मैंने, मैक डॉट जावा। ठीक है, फाइल का नाम हमने मैक डॉट जावा रखा। तो आपसे पूछा जाता है इस मैक डॉट जावा को क्या कहेंगे हम। ठीक है, इसको आपको बोलना क्या है कि ये फाइल तो है, बट ये जावा सोर्स फाइल है। क्या मतलब, जावा सोर्स फाइल हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने में लिखा है। तो क्या कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है? सभी से आंसर मुझे चाहिए कि क्या कंप्यूटर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है क्या? बिल्कुल नहीं समझता है, राइट। आप में से कोई बोले समझता है, अरे भाई नहीं समझता है। जावा जो है, यानी कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी को समझता है। बाइनरी मतलब क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट को समझता है। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज वगैरह वो चीजें नहीं समझता है। ठीक है, तो मैक डॉट जावा के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है और उसके थ्रू मुझे कुछ आउटपुट हमें चाहिए। तो आप को करना क्या होगा कि जो जावा का जो सोर्स फाइल है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी जो मेरे सिस्टम में जो मैंने आपको बताया कि जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। अब यहाँ पे जो आपको क्या करना होता है कि ये जो मैक डॉट जावा जो फाइल है इसे कंपाइल करना होता है। मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस आपको करना होगा, क्या, कंपाइलेशन करना होगा, इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करना होगा। फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलेशन ऑफ अ जावा सोर्स फाइल, यानी जावा के सोर्स फाइल को अगर आप कंपाइल करते हो इसका मतलब होता क्या है। तो आपको सिंपली बताना है कि जब भी आप कंपाइल करते हैं किसी भी जावा फाइल को, यानी जो भी जावा का सोर्स फाइल है, जैसे यहाँ पे मैक जिसका नाम है और एक्सटेंशन डॉट जावा है, इसको जब भी आप कंपाइल करते हैं तो ये डॉट जावा जो है, यानी मैक डॉट जावा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक डॉट क्लास फाइल में। समझ में आ रहा है, यानी एक्सटेंशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और ये चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैक डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ओके ठीक है, अभी आपने बताया कि जावा जो मैक डॉट जावा है ये जावा का सोर्स फाइल है और आपने कंपाइल किया तो आपने मैक डॉट क्लास फाइल बन गया, अब इसे क्या कहेंगे? ये भी एक फाइल है बट उस जिसका एक्सटेंशन क्लास है। अब इसका नाम क्या है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर आपको बताना है कि इसे हम कहते हैं बाइट कोड। क्या कहेंगे इसको? बाइट कोड इसको कहा जाता है। अब बाइट कोड का मतलब क्या, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। बाइट कोड का मतलब होता है क्या, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड मतलब, इंटरमीडिएट कोड का मतलब क्या कि जिसको ना कंप्यूटर समझ सकता है और ना ही एज ए प्रोग्रामर आप समझ सकते हैं। अब आप बोलेंगे ना कंप्यूटर समझेगा ना ही आप समझोगे, तो ये बनाए किस लिए हो, राइट ना। तो यहां से जावा का सिक्योरिटी एनेबल्ड हो जाता है, जिसे कोई नहीं समझता है। उसके उसे समझने के लिए हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है उसके अंदर में मैंने क्या बताया कि जेडीके के अंदर में जेआरई है, जेआरई के अंदर में जेवीएम है, और वो जेवीएम जो है वो जेवीएम इस बाइट कोड को समझ सकता है और उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है, और इसीलिए जावा को सबसे मोस्ट सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, मैंने जो अभी आपको पीछे वाले स्लाइड में आपको क्या बताया था कि जेडीके जब इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर में क्या आता है, जीआरई। जीआरई के अंदर में क्या होता है, जेवीएम होता है, राइट ना। ये जो अभी चीजें मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया था कि जेडी के अंदर जो है जेआरई है और जेआरई के अंदर में जेवीएम होता है, और मैंने आपको बताया था कि जेवीएम का क्या रोल है। तो जेवीएम का रोल ये है कि ये जो बाइट कोड है इस बाइट कोड को एज ए प्रोग्रामर आप नहीं समझ सकते, न ही आपका कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसको समझने के लिए ये जेवीएम का काम होता है कि ये जेवीएम जो है सिर्फ बाइट कोड को ही समझता है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होता है क्या कि अब इस मैक डॉट क्लास को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो यानी रन करते हो तो क्या होगा, रन जैसे कमांड आप देते हैं तो जेवीएम जो है दौड़ते हुए आएगा, देखेगा ओके बाइट कोड बन चुका है, और जेवीएम बहुत ही आराम से बाइट कोड को रीड करते करेगा, और रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा, और 0 एंड 1 को कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप वो बहुत ही आराम से 0 1 को समझ लेगा, और फिर 0 1 को जैसे ही समझता है फिर आपको
जो भी आउटपुट उस प्रोग्राम के थ्रू आपको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, वो आउटपुट आपको वहां पे मिल जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, जो कि ये स्टेप्स आप जब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे तो ही इस स्टेप्स को आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इक्लिप्स यूज करते हैं या इंटेलिजे, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटर्स हैं, वहां पे इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि कंपाइलेशन करेंगे कैसे। रन, जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ पे लिख दिया, रन ऐसे तो होगा नहीं, कंपाइलेशन ऐसे होगा नहीं, आपको कुछ कमांड पास करना होगा। तो कंपाइलेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको लिखना होता है जावा सी, सभी स्मॉल में लिखना है। और किसे आपको कंपाइल करना है, जैसे यहाँ पे इस केस में फाइल का नाम आपको बताना होगा, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख दें। तो ये जैसे आप ये लिखेंगे, इसी को कहते हैं क्या, ये स्टेप होता है, ये कमांड होता है, जिसके हेल्प से यू कैन कंपाइल योर जावा फाइल। ठीक है, ये कंपाइलेशन का हो गया। अब रन कैसे करेंगे, रन करने का कमांड क्या होता है, रन करने के लिए आपको लिखना होता है सिर्फ जावा और सिर्फ क्लास का नाम जो कि है मैक, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन आपको नहीं देना है। तो ये जैसे आप लिखते हैं, ऑटोमेटिक जो है जेवीएम अपना काम करना स्टार्ट करेगा और 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा किसे, बाइट कोड को, और फिर आपको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपको मिल जाता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। लेकिन अभी जो भी चीजें मैंने बताया, ये आपको प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसको जस्ट मैंने आपको इंटरनल डिटेल आपको बताया कि क्या किसका रोल है, लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। वापस से मैं अपने कोडिंग पे आऊंगा, और इस कोडिंग पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने कोडिंग लिखा है और जहाँ फाइल हमने कहाँ पे सेव किया है, उसको किस तरीके से काम करेंगे उसको आप समझिए। देखिए, ये फाइल को मैंने सेव किया है, मैक डॉट जावा नाम से सेव किया है। ठीक है, कहाँ पे सेव किया है मैंने, तो मैंने डी ड्राइव में वर्कशॉप नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, जहाँ पे अभी आप देख पाएंगे, यहाँ पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है मैक डॉट जावा। जावा का सिंबल्स आपको नजर भी आ रहा होगा। और अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे, अब जस्ट यहाँ पे सर्च में आप टाइप करोगे CMD, आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना होगा कि ये प्रोग्राम है कहाँ पे, पहले वो चीज आप यहाँ पे बताना होगा, ये प्रोग्राम कहाँ पे आपने सेव किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कहाँ पे हैं, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में एडमिन करके कहीं पे है। अभी जो है पॉइंटर यहाँ पे बता रहा है, लेकिन मुझे जाना है डी ड्राइव में। भी आपके सामने में देख सकते हो लोकेशन, कि डी ड्राइव के अंदर में वर्कशॉप नाम का फोल्डर हमने बनाया है, जहाँ पे मैक डॉट जावा हमारा सेव है। उस लोकेशन पे कैसे जाएंगे, डी ड्राइव में जब भी जाना हो तो हम लिखते हैं डी कोलन लिख के एंटर करेंगे, हम आ चुके हैं डी ड्राइव में। अगर आपको ई ड्राइव में जाना होगा तो आप E: लिखेंगे, ई ड्राइव में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, कि चलो ठीक है डी ड्राइव में तो आ गए, बट डी ड्राइव में तो बहुत सारे फाइल्स हैं, लेकिन मुझे कहाँ पे जाना है, वर्कशॉप नाम का फोल्डर में जाना है। तो आपको लिखना है CD, C फॉर चेंज, D फॉर डायरेक्टरी, मीन्स चेंज करो डायरेक्टरी को, कहाँ, वर्कशॉप में, है ना। वर्कशॉप नाम का जो फोल्डर बनाया है उस पे वो स्विच कर लेगा। अभी आप देखो टी ड्राइव के अंदर में वर्कशॉप लोकेशन पे ये अभी अभी फिलहाल ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब आपको करना क्या है, ये हमारे पास डॉट जावा फाइल बन चुका है, जिसको कि जावा का सोर्स फाइल कहते हैं, बट सोर्स फाइल तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। तो हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया था उसके हेल्प से कंपाइल कीजिए। कंपाइल कैसे करने का सिंटैक्स अभी मैंने आपको बताया, जावा सी, यानी जावा के कंपाइलर को आप बुलाते हो और बोलते हो क्या, कि देखो भाई मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है मैक डॉट जावा, इसको आप कंपाइल कर दो। कंपाइल करने का मतलब क्या बताया, कि सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बाइट कोड में। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक और फाइल आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे सभी मैक डॉट जावा सिर्फ एक ही फाइल यहाँ पे इस लोकेशन पे है। लेकिन जैसे ये कमांड मैं लिखता हूँ और अपने कीबोर्ड से जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा और सब कुछ अगर सही होगा, तो आपको यहाँ पे एक और फाइल देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिए प्लीज। तो आपको यहाँ पे एक और फाइल बनता हुआ दिखेगा, और ये होता है मैक डॉट क्लास। इसको आप ओपन करके देखेंगे, आपके समझ के बाहर होगा। इवन आपका कंप्यूटर भी इसके कोड को नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये बाइट कोड होता है, जो कि इंटरमीडिएट कोड होता है, और इसलिए जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसको अब रीड कौन करेगा, सिर्फ जेवीएम। तो जेवीएम आपके सिस्टम में कैसे आता है, जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट JRE JDE सब जेवीएम ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। अब आपको जेवीएम को बुलाना होगा, क्योंकि इसके इसे तो आप नहीं आप समझ सकते हो ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है, क्योंकि इसको अब मुझे जो इंटरमीडिएट जो लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर दिया है, इसे हमें 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाए। तो फिर हम कमांड यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा, सिर्फ जावा लिखना है, और सिर्फ क्लास का नाम आप को लिखना है, और एंटर आप जैसे आप करेंगे, यहाँ पे आ चुका है हेलो एवरीवन।
तो वो जो प्रोसेस मैंने आपको उधर बताया था, यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको करके बताया। क्या सिंटैक्स होता है, किस तरीके से आपको कोडिंग करना है, मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और कंपाइलेशन क्या होता है, क्या कमांड हम लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।